ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब जो हमारे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, कितने हैं? तीन है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। उसमें कह रहे हैं कि कितने लोग कौन से सेक्टर में काम करते हैं। मतलब प्राइमरी में कितने लोग इंगेज हैं, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितने लोग इंगेज हैं, टर्शरी मीन सब सेक्टर में कितने लोग इंगेज हैं। तो मैक्सिमम लोग कहाँ पे काम करते हैं? एग्रीकल्चर। सेकेंड बोलो, दूसरे नंबर के टर्शरी। एंड सबसे कम कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है हमारे? सेकेंडरी सेक्टर में सबसे कम। तो यही पढ़ेंगे बच्चों। It can be defined as a distribution of workforce across the three sectors of the economy. And what are the three sectors again? They are primary, secondary, and tertiary. Primary is your agriculture, secondary is your industrial, and tertiary is your service sector. So, first of all, structural transformation and change. But during the initial stages, प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट थी। वैसे जैसे धीरे धीरे हमारी डेवलपमेंट हो रही है तो सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में भी लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं, हाँ या नहीं? इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज, मतलब शिफ्ट ऑफ पीपल, शिफ्ट ऑफ एम्प्लॉइज या वर्कर्स फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। ठीक है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जब लोग शिफ्ट हो रहे हैं, एम्प्लॉय बन रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, या चेंज। तो बच्चा हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिवीजन में अंडर प्राइमरी सेक्टर वी हैव टू एग्रीकल्चर एंड माइनिंग क्वेरी। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या हो गया? जिसमें हम बीज बो रहे हैं, फसल काट रहे हैं, दैट इज एग्रीकल्चर। ठीक बात है। हाँ, उसके अलावा भी हमने कहा कि देयर इज एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू फार्मिंग बट ऑल्सो टू हॉर्टिकल्चर। पढ़ा हमने ना सारा रूरल डेवलपमेंट में। यस। तो अभी सिर्फ फ्यूज मैंने शुरू किए। पार्ट 3 ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। मैं बता रही हूँ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब चेंजेस फ्रॉम वन सेक्टर स्ट्रक्चर टू अनदर। दैट मींस हमारे पास तीन सेक्टर्स है इकोनॉमी में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी जो है उसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट थी। पहले हमारा देश जो है दो, मतलब 2/3 या फिर हम कहते हैं 75% मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी डेवलपमेंट हो रही है, सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर भी पिक्चर में आ रहे हैं, तो वहां से जो लोग हैं कहाँ कहाँ एम्प्लॉय हो रहे हैं? इंडस्ट्री है लोगों की, काम कर रहे हैं वर्कर फॉर्म या जैसे भी ओनर की फॉर्म में। और सेकंड हमारा क्या है? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर मतलब बैंकिंग में भी लोग हैं, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, हर तरीके से हैं। यस। तो लेकिन कह रहे हैं कि एक सेक्टर से जब बाकी सेक्टर्स में लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल चेंज या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अब सबसे पहले इन्होंने बोला कि इंडस्ट्रीज हमारे पास 8 डिविजन्स है। नंबर 1, हमारे पास प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर है और माइनिंग एंड क्वेरिंग है। एग्रीकल्चर में सिर्फ फार्मिंग ही नहीं होती बल्कि हॉर्टिकल्चर होता है। हॉर्टिकल्चर समझते हो? फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को उगाना, दैट इज ऑल्सो एग्रीकल्चर। उसके अलावा व्हाट एल्स इज एग्रीकल्चर? पोल्ट्री हमने बात करी थी, है ना? ब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इज ऑल्सो एग्रीकल्चर, हाँ या नहीं? बताओ। यस। तो हमने लीड एक्टिविटीज कहा था कि ये और है एक्स्ट्रा एंशिलरी बिजनेसेस। उसके अलावा बच्चों माइनिंग एंड क्वेरिंग क्या होता है? ये जो हम जितना भी अर्थ या अर्थ के सरफेस से जितना भी सामान निकल रहा है बेसिकली वो क्या हमारा एग्रीकल्चर में आता है। तो अगर हम कोयले की खाने हैं, निकाल रहे हैं उसमें से कोयला निकाल रहे हैं, या तेल की खाने हैं उसमें से तेल निकाल रहे हैं, गोल्ड की खाने हैं उसमें गोल्ड निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या है? अगेन एग्रीकल्चर, क्योंकि वो किसके? अर्थ के सरफेस के अंदर है, beneath the अर्थ सरफेस, राइट? क्वेरिंग इज अगेन वही, हम जो तेल निकाल रहे हैं, राइट? एक्टिविटीज आर इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्या क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग है, बना रहे हैं ना गुड्स, हाँ या नहीं? सेकंड इज इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। ठीक है, लास्ट नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन भी कहाँ आएगा ना? देखो प्राइमरी में तो नहीं आएगा, एग्रीकल्चर का पार्ट तो नहीं है। क्या ये सर्विस है? नहीं। क्या है बच्चे? बिजनेस, मतलब इंडस्ट्री से। किस चीज की? कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अगेन इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह भी क्या है हमारे सेकेंडरी सेक्टर। टर्शरी में क्या आ जाएगा? बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो एक्टिविटीज अंडर टर्शरी आर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड सर्विसेज। क्लियर? तो ये कुछ हमारे क्या है? डिफरेंट सेक्टर्स है जहाँ पे हमारे काम जो है डिवाइडेड है। तो आप ये सिर्फ रीड करना आ गया है, इसकी ऑब्जर्वेशन से यानी मैंने आपको बताया पेपर में कैसे आती है।
तो देखेंगे, पढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चे। इंडस्ट्री की सेक्टर 3 गिवन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। प्लेस ऑफ रेजिडेंस मतलब बोला रूरल में कितने लोग रह रहे हैं, अमर एंगेज्ड है, प्राइमरी में अर्बन में कितने एंड सो ऑन। ऐसे सेक्स के बेसिस पे मेन विमेन एंड टोटल। तो प्राइमरी सेक्टर ऑफर्स मोर एम्प्लॉयमेंट, देख रहे हैं व्हाट रूरल एरियाज आए नहीं बच्चे, देख रहे हैं ऑलमोस्ट हाउ मेनी पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, 59 और आई कैन से अप्रोक्सीमेटली 60%, यस और नो। रूरल में बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली 7% ओनली। लेकिन अर्बन में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे मिल रही है, देखो टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। So therefore, this is because rural economy is primarily aggregated with majority of the population depending on agriculture. Secondary में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे urban में employed है, हाँ या नहीं, ठीक है। So this is due to the development of economic and social infrastructure in the urban areas, which is very essential for the growth of these sectors. तो ये जो हमारी इंडस्ट्रियां ये कहाँ पे होती है, ज्यादा अर्बन डेवलप्ड एरियाज में होती है, कि उनको रोड ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इन सबकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये आउटस्कर्ट्स में नहीं बल्कि मेन हब में डेवलप होते हैं, ठीक बात है। थर्ड, मेजोरिटी ऑफ विमेन, अब आप ये कह रहे हैं टर्शरी, तो चलो ठीक है, टर्शरी में भी मेन विमेन की बात करो, ज्यादातर औरतें कहाँ पे काम कर रही है सबसे ज्यादा, देखो प्राइमरी में, हाँ या नहीं, yes. और working majority of women, about 60% find employment in primary sector. So you can even write approximate or you can write exact values, कोई फर्क नहीं है, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो है अबाउट या अप्रोक्सीमेट लिखोगे, अगर आप राउंड ऑफ कर रहे हो एग्जैक्ट लिखना तो वही लिखोगे, ठीक है। सो बच्चे, वर्किंग इन फैमिली फार्म्स इज द मोस्ट कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर वुमेन। हमने पहले भी बात पढ़ी कि औरतें क्या करते हैं, अपने खुद के फार्म्स में ही काम करते हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा वहीं मिलती, राइट। मेनी लैक द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, तो इस वजह से सेकेंडरी टर्शरी में क्या अनपढ़ इंसान काम कर सकता है क्या, नहीं। सेकेंडरी में फिर भी कर सकता है, पर टर्शरी में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है। फिर देन more than 50% of the people are employed in what sector बच्चा, secondary and tertiary। आज के टाइम पे more than 50% men find employment in, देख रहे हैं कितना परसेंट है बच्चे, 26 plus 32 is 58.5, हाँ या नहीं। तो ये ज्यादातर आदमी कहाँ पे एम्प्लॉयड है, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, यही बोला हुआ है। क्यों, क्योंकि आदमी जो ऐसे कहा जाता है कि ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई पे ज्यादा उनके फोकस किया जाता है और वो इधर से उधर आराम से माइग्रेट भी कर सकते हैं, दैट्स व्हाई, ठीक है। सो ये जीडीपी की ग्रोथ गिवन है, कोई बात नहीं, इसको आपने अगर पढ़ना है पढ़ भी सकते हैं। जीडीपी की ग्रोथ क्या है, लाइट ग्रे में है, और डार्क ब्लैक में क्या है, एम्प्लॉयमेंट। तो आप देखेंगे जीडीपी दैट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब हमारी इकोनॉमी में पैसा, इनकम तो लोगों की बढ़ रही है, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट उससे एम्प्लॉयमेंट क्या बढ़ रही है कि कम हो रही है, बढ़ रही है। ये काली लाइन देखो, पहले से भी बढ़ रही थी, फिर एक रेट से स्टेबल रही, देन फॉल, फिर बढ़ी, फिर दोबारा से फॉल, और मतलब कमी है ना। तो इसको, इस सिचुएशन को, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में, इसको हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। क्या कहते हैं, जॉबलेस। जॉबलेस ग्रोथ मतलब कि ग्रोथ तो हो रही है, जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी लोग उस लेवल के एम्प्लॉय नहीं हो रहे क्योंकि हम मशीनें यूज करते हैं, ठीक है। बेटी का टारगेट सर बहुत बुला रहा है। क्या है, क्या है, बोलेगा, बता रहे हैं तो क्या, बोला हूँ कि क्या, बच्चे हम क्या, आते हैं इसलिए सब मंगे रखती, वो बच्चे के बारे में बात, बच्चे बच्चे दे रहा हूँ तो काम पर कुछ कर रहा हूँ, नहीं, वीडियो देखेंगे, वीडियो ताकि कोई वीडियो देखेंगे, दिखा देंगे।
हाँ ठीक है, आया समझ। सो ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हैज बीन एट 2%। देख रहे हैं कितना परसेंट है एंड में, ये देख लो 1 पॉइंट समथिंग है, 1.92 है, जो भी दिख रहा है क्लियर नहीं है, थोड़ा ब्लर है। ठीक है, सो लेस देन 2% है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। थोड़ा टाइम ये कहीं पे ये 2.25 है, बाकी सारे में तो ऑलमोस्ट 2 या उससे कम ही है। ठीक बात है। So growth rate of employment in India has been under 2% most of the times. Given India's large population size and high growth of population rate as well as developing nature of the Indian economy, growth rate of population has been 2% per annum and it is also commendable. ठीक है, so that's not good, वो but it's not commendable also ना। ग्रोथ रेट कह रहे हैं, चलो ठीक है, कह रहे हैं चलो ग्रोथ तो हो रही है, ठीक है, कुछ तो हो रही है, चलो फिर भी ओके। ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इज ग्रेटर देन द ग्रोथ। ठीक है, इंडिया जीडीपी मिनिमम जीडीपी बच्चे कितना है, कम से कम कितना करे, 2 पॉइंट समथिंग, यस और नो। हाँ जितना भी है, लेकिन कितना अप्रोक्सीमेटली 7.25 दिख रहा है, जितना भी है 7% से ज्यादा का ही है ऑलमोस्ट हर बार। ठीक है, सो इंडियाज ग्रोथ और जीडीपी इज ड्रिवन बाय टर्शरी। मेनली तो हमारी ग्रोथ रेट किसकी वजह से हो रही है, ये ऐसा बता रहे हैं टर्शरी सेक्टर की वजह से, वो हम सबको पता है। ठीक है, सुन लेंगे, थोड़ा जनरल नॉलेज क्वेश्चन है कि हमारा जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो कब हुआ, आफ्टर द इंक्लूसिव या फिर कह लो कि एकदम से हमारे जो टर्शियरी सेक्टर से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आती है हमारी जीडीपी पे। ना ही एग्रीकल्चर से, सेकेंडरी हमारा डेवलप ही नहीं है, लेकिन मेजरली हमारे को जीडीपी ग्रोथ कहां से आती है, सर्विसेज की वजह से, दैट मींस टर्शियरी सेक्टर, और वो भी हमारा मेन काम क्या, आउटसोर्स। क्या नाम है मेन, इंडिया का आउटसोर्सिंग। हम दूसरों के लिए, बाहर बाहर के लिए, मतलब दूसरी कंट्रीज के लिए हम प्रोडक्ट्स जो है या तो असेंबल करते हैं या फिर कुछ सर्विसेज बना के उनको देते हैं। जैसे आपने देखे बीपीओ होते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, या कॉल सेंटर्स, हम लोग यहाँ पे इंडिया में बहुत ज्यादा कॉल सेंटर्स चलते हैं। ठीक है, ये आउटसोर्सिंग है। ठीक है, कंप्लाइंट कंप्लेंट्स वगैरह, ये ऐसे लिखा है असेंबल्ड इन इंडिया, देखा आईफोन। ठीक बात है, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं इंडिया में असेंबल हो रही है, या कुछ कंपोनेंट बन रहा है, पूरा नहीं भी बन रहा। ठीक है, या फिर ये जो मैंने आपको बताया कि कॉल सेंटर्स हैं, ये ज्यादातर इंडिया में है, रिजॉल्व करते हैं ये प्रॉब्लम्स। तो ये क्या है, सारा टर्शियरी सेक्टर का काम। तो ज्यादातर हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कहाँ से है, टर्शियरी सेक्टर। इनकम भी सबसे ज्यादा हमारे यही से, क्योंकि हमारे यहाँ पे लेबर सस्ता है। ठीक है जी। सो दिस सिचुएशन इज नोन एज व्हाट बच्चे, जॉबलेस ग्रोथ। मैंने आपको बताया जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, जब हमारी ग्रोथ तो हो रहा है जीडीपी का, बट लोगों को एम्प्लॉयमेंट इस लेवल की नहीं मिल रही है, बल्कि एम्प्लॉयमेंट कम हो जा रही है, जीडीपी इंक्रीज ही हो जा रहा है। ठीक है, सो इट इज a situation when an economy is able to produce more goods and services without generating employment. Clear? और वो क्यों हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ यूज ऑफ मोर मशीन्स दैट। क्लियर? ट्रेंड्स एंड एम्प्लॉयमेंट पैटर्न बच्चे ये गिवन है आपको, कुछ एक और दोबारा से टेबल। प्राइमरी सेक्टर बच्चे 90, 72, 73 एंड 17, 18 का गिवन है। प्राइमरी सेक्टर में अप्रोक्सीमेटली 2/3 मतलब 75% लोग जो एम्प्लॉयड थे, अब के टाइम में क्या आधे, उससे भी कम 44.6। तो कितने का फॉल आया बच्चे, कितने परसेंट का, 30% का अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, देन सेकेंडरी में प्लस आया 13, सर्विसेज में भी प्लस आया 17। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे बढ़ी है कार्तिक, टर्शरी सेक्टर या फिर सर्विसेज में। वेरी गुड। एंड स्टेटस, अब देखो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कम हो गए हैं, रेगुलर सैलरी 8% से बढ़ गए हैं, और कैजुअल वेज वर्कर्स भी बढ़ गए हैं 2% से। और ये अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो कैजुअल वर्कर्स ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो जब हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ तो रही है, बट किन लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, कैजुअल वेजेस। ठीक है, कैजुअल वेज वर्कर्स की हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम। कैजुअल वर्कर्स कौन होते हैं, जो कि
जिनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, इनफॉर्मल सेक्टर के लोग होते हैं वो। ठीक है, तो बच्चे अगर उनकी तादाद बढ़ रही है हमारे एम्प्लॉयमेंट में, उनका प्रोपोर्शन जो है, परसेंटेज बढ़ रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। क्या कहते हैं? हाँ, तो कि कैजुअल वर्कर्स की एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। सो बच्चे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, नेचर ऑफ शिफ्ट अक्रॉस द सेक्टर, शेयर ऑफ प्राइमरी हैज रिड्यूस्ड बाय 13% have shifted to secondary and 17 to service sector. This shows structural transformation बोलेंगे ना इसको, from one sector people are shifting from agriculture to what sectors, which is secondary and tertiary sectors से। तो इसके नेचर ऑफ शिफ्ट अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस, सेल्फ एम्प्लॉयड कम हो गया 10%, 8% रेगुलर सैलरी एंड 2% कैजुअलाइजेशन। So increase in percentage of casual wage laborers is a matter of concern and is known as casualization of workforce. Please underline casualization of workforce। ठीक है जी। कैजुअलाइजेशन अगेन क्या है कि जब हमारी एम्प्लॉयमेंट में लोग किस तरह के एम्प्लॉयड हो रहे हैं, कैजुअल वर्कर्स। क्लियर बच्चे? इनफॉर्मल हमने करा था उस दिन, ठीक बात है, ये मैंने पढ़ा दिया था ना। इनफॉर्मल यस और नो, ये मैंने आपको कहा था ये पढ़ना है, पढ़ लिया डिस्टिंक्शन फॉर्मल इनफॉर्मल का? हाँ या नहीं? एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे फॉर्मल सेक्टर ऑब्वियसली इट्स बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि उनको पर्क्स ज्यादा मिल रहे हैं, है ना, उनको सोशल सिक्योरिटी सिक्योरिटी मिल रही है, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, ज्यादा हाई या इम्प्रूव। वेरी गुड। During planning, it was envisaged that the growth of economy workers would shift from informal to formal sector, but that does not happen. During planning मतलब 5 year plans। ठीक है, 5 year plans में गवर्नमेंट ने ऐसा टारगेट बनाया था कि क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बट कौन से सेक्टर में बढ़ेगी, ये इसको बाहर निकालो यार प्लीज, बाहर जाओ। टर्शियरी नहीं, फॉर्मल सेक्टर्स की बात हो रही है। कहाँ पे बढ़ेगी एम्प्लॉयमेंट? फॉर्मल सेक्टर्स में, बट फॉर्मल सेक्टर्स में नहीं बढ़ी, ऐसा उल्टा गड़बड़ हो गया। Presently, about 6% of the total Indian workforce is working in formal sector and rest 94% are informal sector. So ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि नहीं है? इस प्रॉब्लम को कहते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। देखो, जब कैजुअल लेबर की तादाद बढ़ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, कैजुअलाइजेशन। जीडीपी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट घट रही है, तो उसको हम क्या कहते थे, जॉबलेस ग्रोथ। अब यहाँ पे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में 100 लोगों में से 6 लोग सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में, 94% कहाँ है, इनफॉर्मल में, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनफॉर्मलाइजेशन। समझ गए? 3 प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी। सो इनफॉर्मलाइजेशन क्या है? इनफॉर्मलाइजेशन रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू इंक्रीज ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ लोग फॉर्मल सेक्टर्स की जगह कहां पे ज्यादा इंप्लॉय हो रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर्स। क्लियर? रीजन क्या है बच्चे? आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन से थे? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहते हैं, एलपीजी। ठीक बात है? So after the economic reforms, business firms are expected to downsize, decrease the number of their employees in order to increase profits। यही हुआ ना? पहले तो सरकार कह रही थी, देखो जी, गवर्नमेंट हमारी सारा बिजनेस चलाती थी, फिर हमने क्या कहा, प्राइवेटाइज करो। मतलब गवर्नमेंट कह रही थी मैं नहीं रिस्पॉन्सिबल, प्राइवेट लोगों को एम्प्लॉयमेंट लेने दो, मतलब एम्प्लॉयर बनने दो, सॉरी। ठीक है, अब अगर आप प्राइवेट हो, मुझे एक बात बताओ, आपका मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट के सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे कमाओगे, खर्चा कम करके, हाँ या नहीं, और रेवेन्यू बढ़ा के, यही होता है ना, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो क्या कॉस्ट कैसे कम होगी, जब लोगों को जॉब कम से कम, मतलब आपका खर्चा कम होगा ना वेजेस का, हाँ या नहीं। रॉ मटेरियल में तो आपका कोई वो है नहीं कंट्रोल, किसके ऊपर है, आप लोगों को कम सैलरी पे या कम लोगों को ज्यादा काम दे के पैसा कमा सकते हो। ठीक बात है, तो ये तो बात करनी। ठीक है, सो कह रहे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में लोगों ने, बिजनेसेस ने क्या किया, डाउन साइज थे। डाउन साइज मतलब लोगों को, जो एक्स्ट्रा वेले लोग थे उनको निकाल, फायर करते। ठीक है, लेस stringent labor laws have have allowed big companies to treat workers arbitrarily। Arbitrary means at their will, अपनी मर्जी अनुसार। So less stringent मतलब less strict, strict नहीं है लेबर लॉज, मतलब
लेबर लॉ क्या होता है देखो, जो कि किसी भी लेबर की क्या करता है बच्चे, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, उनके हक की। ओके, तो कह रहे प्राइवेट सेक्टर में लेबर लॉज ज्यादा नहीं लगते, क्योंकि हमारा प्राइवेट सेक्टर भी क्या कर रहा है, इनफॉर्मल है। यहाँ पे इनफॉर्मलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जहां पे बच्चे इनफॉर्मली सेक्टर है, क्या वहां पे लॉ लगेगा कि नहीं लगता होगा, नहीं लगता होगा ना, बताओ। तो अगर लॉ ही नहीं लगेगा, तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो होगी कि हाँ बंदे को सांस आनी चाहिए, थोड़ी साफ सुथरी जगह आनी चाहिए, रहने लायक हो, इतना तो बेसिक होगा कि वर्किंग कंडीशन शुड बी फाइन। बट मुझे एक बात बताओ, आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या फिर जिनकी बड़ी अच्छी कंपनीज है वो क्या करते हैं, टाइम पे जाके टाइम पे आ जाते हैं वापस। लेकिन प्राइवेट लोगों को क्या होता है, सुबह टाइम ऑफिस आवर्स से पहले जाएंगे, ऑफिस आवर्स के बहुत ज्यादा लेट आएंगे काम कर करके, हाँ ये नहीं होता है ऐसे। तो ये तो बात करें लेस स्ट्रिंजेंट, लेस स्ट्रिंजेंट मतलब लेस स्ट्रिक्ट लेबर लॉज जो है वो क्या करते हैं, लोगों को आर्बिट्रली ट्रीट करते हैं। आर्बिट्ररी मतलब एट देयर ओन विल, जैसे उनको अच्छा लगता है वैसे वो उनके साथ बिहेव करते हैं, ठीक है। The workers fired from the formal sectors are forced to take up jobs in informal sector। अब इंसान को कहीं ना कहीं तो काम करना है, फॉर्मल सेक्टर में नहीं करेगा तो क्या करेगा, इनफॉर्मल सेक्टर में आएगा, हाँ या नहीं। तो इस वजह से कह रहे हैं इनफॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। समझ आ गई बच्ची बातें कि नहीं आई। Efforts of ILO. Now, what is ILO? It is International Labour Organization। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो ये लेबर के हक के लिए लड़ सकता है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्वियसली आईएलओ का पार्ट है, इंडिया गवर्नमेंट, तभी हमारे यहाँ पे आईएलओ लगेगा, ठीक बात है। सो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, कह रहे ठीक है जी, कोई बात नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर हो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें क्या होना चाहिए, थोड़ा सा मॉडर्न टेक्निक्स, मतलब सांस लेने लायक जगह हो, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। ये नहीं है कि कुछ तुम्हारे को दिख रहा है खतरा और किसी इंसान की जान जोखिम में मत डाल, ये बातें कर रहे हैं, ठीक है। सो जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर है वो कह रहे हैं वो भी मॉडर्नाइज होना चाहिए। इंसान को कितना वेज रेट, आप देखे लोग स्ट्राइक जाते हैं तो वो कहते हैं कि इतना मिनिमम वेज रेट हो गया है, वो क्या है, मॉडर्नाइजेशन, क्लियर। So social security schemes backed by Government of India, including Atal Pension Yojana and Pradhan Mantri Sharam Yogi Madhan योजना, ये कुछ योजनाएं हैं जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा लिख पाऊंगी, ठीक है, डोंट वरी। तो ये कह रही ये वाली योजनाएं गवर्नमेंट हमारी स्पॉन्सर कर रही है, पेंशन के ऑब्वियसली तहत क्या मिलेगी, पेंशन मिलेंगी। एंड प्रधानमंत्री श्रम योगी माधन योजना, अगेन ये क्या है, this ensures that the laborers are getting something in return, like securities कुछ कर रहे हैं क्या, so I'll make sure that you write it। Then registration of workers in the informal sector, ये भी है informal sectors कौन से हो गए, देखो गवर्नमेंट एक्सचेंजेस के पास ना जाओ, लेकिन रिक्रूटमेंट सेक्टर्स मैंने आपको बताया था, वॉक इन हो सकते हैं, आप आओ और अपना नाम लिखवा के जाओ, जैसे बैंक में महात्मा गांधी, यस रूरल MGNERA, सो उसमें क्या 100 डेज इंप्लॉयमेंट मिलती है, अगर 100 डेज इंप्लॉयमेंट नहीं मिलती तो आपको बैंक अकाउंट अगर आप खोलोगे तो आपको क्या मिलेगी, उसकी वेजेस मिल जाएंगी फॉर 100 डेज, यस। तो ये क्या है, ये मैग्नेरा तो चलो हमारे पास क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, यस और नो। लेकिन क्या है ऐसी और चीज है जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है, आपको कहा जाएगा कि आप अपने आपको वहां रजिस्टर कराओ, अगर जरूरत पड़े तो जानेंगे, ठीक है। सो ये समझ आया कि नहीं बच्चे, देखो आईएलओ एंड गवर्नमेंट बोलेंगे, नहीं आया आपको। पार्ट 5 हम 4 हमने पहले कर लिया था, लास्ट गवर्नमेंट एक्शन। अब कह रहे सरकार एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या करती है, तो डायरेक्ट एफर्ट करेगी, डायरेक्ट एफर्ट कैसा हो सकता है बच्चे, एक तो आपको खुद ही एम्प्लॉयमेंट दे देगी, तो देखो वेरियस डिपार्टमेंट्स खोलती है, इंडस्ट्रीज खुद की होती है, गवर्नमेंट की होती है, पीएसयूज होटल्स भी होते हैं गवर्नमेंट के, कंपनीज भी होती हैं, हाँ या नहीं, हॉस्पिटल्स होते हैं, तो ये सारी चीजों के थ्रू वो डायरेक्टली डायरेक्टली लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। इनडायरेक्ट कैसे हो जाएगा, बताओ, पेंशन्स के थ्रू, स्कीम्स के थ्रू, क्या हर इंसान को इतनी जॉब यहाँ पे मिलनी चाहिए जिसमें मेरा मैंने आपको बताया, ठीक है। सब्सिडीज से एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, हाँ ये हो सकता है लोगों को, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को हेल्प करती है, इंडस्ट्रीज देखो सब्सिडीज देगी ताकि उनकी कॉस्ट कम हो और वो ज्यादा इंप्लॉइज लगाए, जिसमें आपको बताती हूँ कि रूरल एरियाज में अगर आप कंपनी खोलो, ठीक है, तो आपको सब्सिडी मिलती है, मतलब कि आपको टैक्स कम पे कर। दूसरा, अगर आप
विमेन एम्प्लॉय करते हो तब भी आपको सब्सिडी मिलती है। तो आप औरतें एम्प्लॉय होंगी, बच्चे मेरे को एक बात बताओ, मेरे को टैक्स नहीं पे करना, मेरे लिए आदमी काम करे या औरत करे, तो मेरे फायदा क्या है? औरत काम कर ले, हाँ या नहीं? तो ये क्या है, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, आदमी तो कर ही रहे हैं, अब औरतों को भी काम मिल रहा है इंडस्ट्रीज। ठीक है। So when output of goods and services from government enterprises increases, the private enterprises which receive raw materials from government enterprise also raise their output, and hence this is an increase in the employment opportunities in the economy. And then ये हमारे कुछ programs है जो कि मैं भी कराऊंगी और कुछ लिखवाऊंगी भी। तो ये समझा देते हैं दोबारा इनडायरेक्ट एफर्ट पे पहले मतलब क्या है। कह रहे हैं कि अगर सरकार की एम्प्लॉयमेंट बढ़े, सरकार प्रोडक्शन इंक्रीज करके, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी तो लोग भी तो ज्यादा चाहिए ना मुझे अपनी कंपनी में। तो अगर मैंने वो एम्प्लॉय किया, मुझे ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, रॉ मटेरियल भी लोगों से खरीदूंगी कि नहीं? हाँ या नहीं? मेरा काम है, से सपोज मैं गवर्नमेंट हूँ और मैं कह लो कि मेरे पास राशन की दुकान है, बहुत सिंपल बेसिक सा एग्जाम्पल है, मेरे पास ज्यादा लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं सामान। ठीक है, अब एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली कैसे हो जाएगी कि मैंने आप सबको जॉब दे दी, दैट इज डायरेक्ट। इनडायरेक्ट एफर्ट क्या है कि क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझसे आके सामान खरीद रहे हैं, तो मैं किससे खरीदूंगी? किसी सप्लायर से तो खरीदूंगी, हाँ या नहीं? मेरी दुकान है बच्चे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर तो कोई होगा, फार्मर तो कोई होगा ना जो कि प्राइवेट ही होगा, तो उनसे ज्यादा सामान खरीदूंगी। उन लोगों से अगर ज्यादा सामान खरीदूंगी उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, अगर उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो भी ज्यादा लोग एम्प्लॉय करेंगे, हाँ या नहीं? तो दैट इज क्लियर। एंड मैंने आपको बताया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स है लाइक मैग्नेरा, दिस इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 which promises 100 days of guaranteed wage employment to all rural households who volunteer to do skilled unskilled manual work। ठीक है ना, ये अनपढ़ लोगों के लिए जो कि छोटे मोटे काम कर सकते हैं, स्किल्ड वर्कर नहीं है, अनस्किल्ड है, वो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, सरकार कहती है मैं आपको एम्प्लॉयमेंट जरूर दूंगी 100 दिन की। अगर 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट नहीं थी तो क्या करोगे गुरप्रीत? 100 दिन के लिए वेजेस दो। ठीक है, पहला समझ आया? All these programs aim at providing not only employment but also services in areas such as primary health and education। हाँ या नहीं? आप कह रहे हैं कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं प्रोवाइड करती बट हेल्थ एंड एजुकेशन भी इंप्रूव करती है गवर्नमेंट। रूरल ड्रिंकिंग वाटर आपने देखा हर घर में जल नल का, प्रधानमंत्री ने पहले हर घर वो रखा है ना अपना कूड़ा उठाने का, स्वच्छ भारत। हाँ या नहीं? हर घर में लोग आते हैं, अब हर घर में टूटी है क्योंकि लोगों को इतनी दूर दूर जो है रिवर्स या ट्यूबवेल से औरतों को पानी उठा के लेके आना पड़ता था। उससे भी बहुत पहले कांग्रेस से ये जो एलपीजी गैसेस का शुरू किया था, क्योंकि चूल्हे से औरतों को क्या होती थी, बहुत ज्यादा अस्थमैटिक हो जाती थी, वो उनको प्रॉब्लम होती थी, लंग कैंसर या प्रॉब्लम होती थी। तो पहले वो आया, फिर मोदी ने क्या किया, सफाइयां करी शुरू, और अब नल का। तो ये ड्रिंकिंग वाटर भी गवर्नमेंट का ही डायरेक्ट इंटरवेंशन है। Provision for employment and income generating assets, development of community assets etc। कम्युनिटी is social, मतलब कि फ्लाईओवर्स, रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, तो ये भी क्या करेगी गवर्नमेंट ही करेगी, राइट। अब इसमें से कुछ स्कीम्स है जो कि यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है, एक मिनट रुकिए मैं बता रही हूँ। ये भी मैं आपको बता देती हूँ पर उससे पहले आयुष बोल, किस बात के लिए ये बदतमीजी हो रही है क्लास में? हाँ, तो बच्चे मैंने कर लिया पहले, ठीक है। इसमें गिवन नहीं है, आपके पास वो है किसी के पास? आ, ये चलो ये लिखिए, लिखो हेडिंग डालो, लास्ट पेज जो खाली है लिखो, इसमें जगह होगी तो लिखो। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, दिया जैन है किसके पास? रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना।
क्या प्रॉब्लम है? तो बच्चे इसमें लिखेंगे, सुनेंगे। इट वॉज लॉन्च्ड, इट वॉज लॉन्च्ड, इसमें ना बच्चे यहाँ पे एक मिनट रुकेंगे, एक चीज है, प्रधानमंत्री रोजगार के बाद ना बुक में दिस रिटन प्रोत्साहन, प्रोत्साहन भी लिख लेंगे, मैं आपको बताती हूँ क्या स्पेलिंग से। रोजगार के बाद ना यहाँ पे एक वर्ड है योजना से पहले, PRO, PROT SHSAN, ठीक है, SAHAN, प्रोत्साहन कह सकते हो, प्रोत्साहन, यस। प्रोत्साहन मतलब टू इनकरेज। प्रधानमंत्री मतलब PM जो है उसने क्या करा है, रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट, प्रोत्साहन मीन्स सपोर्ट और इनकरेजमेंट, योजना मीन्स स्कीम, ठीक है। सब चीज इसमें लिखो, लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 2016। हाँ यहाँ पे बच्चों बुक में ना, क्योंकि अब प्रोत्साहन आ गए, यहाँ पे सिंपल है ना रोजगार में, तभी आपको यहाँ पे प्रोत्साहन लिखा दिया, ठीक है। सुन लेंगे बच्चा, लॉन्च इन 2016, लिखो यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इक्वल्स टू गिव इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयर, टू गिव इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं, जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उन लोगों को इंसेंटिव, इंसेंटिव मतलब पेड कह लो कि प्रोत्साहन कर रहे हैं ना, मतलब इनकरेज करें, इंसेंटिव कैसे देंगे, सब्सिडीज दे देंगे, या कहेंगे कि अगर आपने इतने लोग एम्प्लॉय किए तो आपको हम टैक्स नहीं लगाएंगे या उतना कुछ फ्री दे देंगे, XYZ, ठीक है। सो वो क्या है, इंसेंटिव है, ठीक है, मतलब कोई ना कोई बेनिफिट दे रहे हैं। टू गिव इंसेंटिव टू एम्प्लॉयर्स फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट, give incentives to employers to create for creation of new employment। नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे एक और, here, 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 चुप रहेंगे, here गवर्नमेंट, गवर्नमेंट contributed, contributed to EPS, capital E, P be capital, S be capital, that is employee provident, sorry this thing, employee provident schemes है ये, ठीक है। Contribution of 12%, EPS at the rate 12% for for 3 years of, for first 3 years of employment, for first 3 years of employment, full stop। It covered only, it covered only skilled, sorry, unskilled and semi-skilled employees, it covered semi-skilled and unskilled employees only, ठीक है जी। सो ये कब तक ही सुन लेंगे, क्लास लाइन और लिख लेंगे, पहले मैं आपको समझा देती हूँ है क्या ये। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना तो समझ आया, अब इसमें क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव दिया जाता है कि वो न्यू एम्प्लॉयमेंट मतलब और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, न्यू लोगों को एम्प्लॉय करे। इससे क्या होता है बच्चों, EPS होता है, ठीक है, EPS से एम्प्लॉयर जो है वो कहता है कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा सोशल सिक्योरिटी दूंगा, मतलब बाद में जब आप रिटायर होंगे तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के तहत मैं आपको कुछ पैसा दूंगा। तो वो 12% की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है जो कि एम्प्लॉयर्स को करनी पड़ती है, मतलब पैसा देना पड़ता है किसको, एम्प्लॉयर्स को, ठीक है, जो मेरे पास काम करेगा, मैं एम्प्लॉयर हूँ तो मुझे 12% देना होता है। तो सरकार कहती है देगा, अगर तो तू नए लोगों को एम्प्लॉय करेगा ना, तो पहले 3 साल जो होते हैं ना जिसमें तूने देने होते हैं 12%, तू मत दे, मैं दूं। ठीक है, फर्स्ट 3 years हु विल पे, द गवर्नमेंट विल पे। यहाँ पे ये स्कीम गवर्नमेंट ने कब तक चलाई है, 2019 तक, ठीक है। तो 2019 में जो लोग रजिस्टर हुए 19 से 20, 21, 22, समझ गए।
तो अभी 22 के बाद से ये स्कीम नहीं चल रही है, ठीक है, बात समझ आ गई। तो अब यहाँ पे एक चीज लिखेंगे लाइन में, एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड टिल, एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड टिल, एम्प्लॉयज न्यू एम्प्लॉयज है, या बेनिफिशियरी लिख लो अगर एम्प्लॉयज नहीं लिखना, बेनिफिशियरी मतलब जिसको बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिशियरी कर दो, एम्प्लॉय 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 काट दो। बेनिफिशियरी में जो जो कोई भी इंसान यहाँ पे रजिस्टर हो रहा है अप टू 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 तक जो एम्प्लॉयर ही होगा, क्योंकि बेनिफिशियरी वही है, ठीक बात है। सो वो जो वहां पे रजिस्टर्ड है दे विल गेट बेनिफिट ऑफ 3 years, ठीक है। सो रिसीव द बेनिफिट फॉर 3 years, विल रिसीव द बेनिफिट फॉर 3 years, ठीक है। ओके सबीरा, आई एम रीशेयरिंग द लिंक, ओके, आप ज्वाइन कर लेना। ओके।